Unacademy. पहला ईडीएम है आज का, देखो जरा। टू टेक अ चिल पिल। टू टेक अ चिल पिल क्या मतलब होता है इसका? टू टेक अ चिल पिल क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, टू टेक अ चिल पिल इस ईडीएम का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है जी? काम डाउन होना, शांत हो जाना। ठीक है, ज्यादा घबराहट में ना रहना, शांति की स्थिति में आना। टेक अ चिल पिल, वैसे तो नाम से ही सीधा क्लियर है। क्या ले लो? चिल रहने की गोली ले लो। चिल रहने की मतलब शांति की दवाई, शांति की गोली ले लो भैया। थोड़ा सा शांति रखो, ये इसका मतलब है। ठीक है, फोटो से याद करेंगे। याद है ये वाला? ढोंडू जस्ट चिल। ढोंडू जस्ट चिल, है ना? तो टेक अ चिल पिल का मतलब क्या होता है? जैसे ये संजय दत्त को देता है ढोंडू जस्ट चिल, संजय मिश्रा। तो आई सेंट द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस आफ्टर शी टोल्ड मी टू टेक अ चिल पिल। मान लो अब टीचर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, फालतू बात किए जा रहे हो। अब वो स्टूडेंट आगे से पलट के मुझे कह दे डोंट डू जस्ट चिल, टेक अ चिल पिल, तो फिर मैंने क्या किया? मैंने उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। मैंने क्या किया? मैंने उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया, फिर उसको दलाई दवाई उसके मम्मी डैडी से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा? वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई इस इडियम का मतलब क्या होता है? वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। बच्चे क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे, इतने बढ़िया नेमोनिक्स हैं, स्टोरीज हैं, फोटोज हैं, एक भी इडियम नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। बस सुनना ध्यान से, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई क्या आएगा जी इसमें? हाँ जी, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, सॉरी फील करना। वांट टू कर्ल अप एंड डाई का मतलब होता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना और सॉरी फील करना। कैसे याद करोगे इसको? कर्ल अप का मतलब क्या होता है? कर्ल अप ऐसे सिकुड़ के बैठ जाना। जब आपको बहुत ज्यादा शर्म आती है, आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, तो ऐसे मुंह ऐसे छुपा के नहीं बैठ जाते? बस ऐसे, बस सारा दिन ऐसे छुपे रहने का मन करता है, मरने का मन करता है। तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अशेम्ड फील करना, बहुत ज़्यादा शर्म आना, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होना, सॉरी फील करना। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई वेन आई स्पिल्ड कॉफी ऑन देयर न्यू कारपेट। अब किसी के घर गए तुम पहली बार जिंदगी में, है नया नया उनका घर बना है, उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी के अंदर तुम गए और कॉफी तुमने उनके कारपेट पे गिरा दी। अभी 2 मिनट पहले ही वो बता रहे थे पूरे घर में सबसे महंगी चीज ये 5 लाख का कारपेट है, और उसी पे तुमने कॉफी गिरा दी। तो तुम्हें इतना शर्मिंदगी महसूस होगी, इतनी एम्बेरसमेंट फील होगी कि यू जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस होना, बहुत ज्यादा सॉरी फील करना। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा? बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स। बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स आसान है यार, बिल्कुल आसान है ये तो। बताओ जरा क्या आएगा इसमें? बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? नॉट नो व्हाट टू से, जब समझ में ना आए कि कहें क्या, जब आपको समझ में ना आए कि क्या बोलें क्या कहें। बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है नॉट नो व्हाट टू से, जब आपको समझ में ना आए कि बोलें क्या कहें क्या। ठीक है, क्लियर हुआ? लॉस ऑफ वर्ड्स की शब्दों का लॉस हो जाए, कहने का मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, शब्द ही खत्म हो जाए। कब यूज होंगे ये वाली चीजें? ये चीजें कब यूज हो सकती हैं? हाँ कि ना? जब, इसको देखो जरा, दैट ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन योर क्रश आस्क्स हु इज योर क्रश। ठीक है, वो एक लाइन शायद नीचे चली गई होगी, आपको नजर नहीं आ रही होगी, वो पट्टी के नीचे चली गई। कि बेसिकली ये क्या कर रहा है? वो मोमेंट जब आपकी जो क्रश होती है, मान लो क्लास में आपको कोई लड़की पसंद है आपकी पहली बार दूसरी बार उससे बात हो रही है, वो कह रही है तेरी क्रश कौन है। अब क्या बोलोगे तुम? है, कह भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? बी एट लॉस ऑफ वर्ड्स आ जाओगे। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स टू नो हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूं कैसे, अब तेरी इसमें कैसे मदद करूं। होता है ऐसा, अच्छी मोमेंट्स में भी होता है, नेगेटिव मोमेंट्स भी होता है। मान लो जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई, किसी आपके फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए, किसी आपके फ्रेंड का ब्रदर एक्सपायर होगा, अब उसको बोलोगे क्या तुम जाके? बहुत बार होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता कि बोलें क्या। नेक्स्ट पा जाइए। चलिए इसमें बताइए जरा,
सर नेमोनिक से मत पढ़ाया करो, बहुत टाइम लगता है। साहिल जैन बच्चे, टाइम बचाना है तो अपने किताब से पढ़ लिया करो, ठीक है। गुस्से में नहीं कह रहा, मैं तेरे को सिंपली सलाह दे रहा हूँ। अगर तेरे को लगता है कि नेमोनिक से पढ़ाने से टाइम वेस्ट होता है तो अपना किताब उठाओ, पढ़ लो, फिर तुम लेक्चर भी मत देखा करो। वो और ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। जिसको भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाना हो तो अपना किताब से पढ़ लिया करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वो है कि फिर वीडियो नहीं देखनी चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किताब उठाने का मतलब, कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि यार किताब उतना नहीं कर पा रहे हैं, खुद से उतना मोटिवेशन नहीं आ पा रहा, तो वीडियो देख लो, रिकॉर्डेड देख लो 2x स्पीड में। मैं तो कह नहीं रहा कि लाइव देखो, जैसे आपको सुविधा हो, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि पढ़ाना ना सिखाएं, ठीक है। पढ़ना हो तो आए, पढ़ाना ना सिखाएं। 10 साल हो गए, बहुत हंड लिया, बहुत फिर लिया, ठीक। चलो आओ। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या मतलब है इसका? टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का क्या मतलब है? हाँ जी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को संक्षिप्त में बता देना। साफ 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 पता चल रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी लंबी कहानी को शॉर्ट कर देना, किसी लंबी कहानी को शॉर्ट में बता देना, किसी चीज को ब्रीफली बता देना, कंसाइजली बता देना, समरी बता देना, शॉर्ट में बता देना। नाम से क्लियर है, बड़ा इजी था। इसमें बताइए जरा क्या आएगा, इसमें बताइए क्या आएगा। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स क्या मतलब है इसका? फुल ऑफ बीन्स, प्रोनाउन एडजेक्टिव के एरर बन जा रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? अब आपको पता है बीन्स किनको बोलते हैं? ये जो छोले, राजमा, दालें, इन सबको क्या बोलते हैं? बीन्स बोलते हैं। और आपको पता है प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, और प्रोटीन से मसल्स बनती हैं, एनर्जी आती, हाँ के ना? तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हो गया? जिसके पेट में छोले राजमा बहुत सारे हों, यानी जिसके पेट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, जो जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, एनर्जी है, ऐसे करके इसको याद करेंगे, ठीक है जी। शी वॉज लाफिंग एंड शाउटिंग एंड जनरली फुल ऑफ बीन्स, वो हमेशा भैया खुश रहती थी, हंसती रहती थी, शाउट करती रहती थी, ऐसा लगता था फुल ऑफ बीन्स है, फुल ऑफ एनर्जी है। आई हैव नेवर नोन एनी वन बी सो फुल ऑफ बीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो भैया ब्रेकफास्ट से पहले इतना एनर्जी में हो, है ना। बहुत लोग होते हैं उनको नाश्ता करो तो भी एनर्जी आती है, चाय पी के चलने के लायक हो पाते हैं, नहीं तो ऐसे नींदों में घूमते रहते हैं, है ना। सुबह सुबह चाय की चुस्की से पहले उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। खैर हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सुबह उठते ही मतलब उठ गया तो बस फिर ठीक है, अब एक्टिव है, कोई ऐसी चाय की या किसी टाइप की ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। चलो इसमें बताओ टू द नाइन्स का मतलब क्या है? टू द नाइन्स का मतलब क्या है? हाँ जी, टू द नाइन्स का मतलब क्या है? दीपक सिंह बच्चे, एक ना यूट्यूब पे सर्च करिएगा स्ट्रेटेजी बाय अमन वशिष्ठ, 31 मिनट की एक वीडियो आएगी, सब बता रखा है उसमें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ग्रामर कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे पढ़ना है, आरसी कैसे पढ़ना है, सब बता रखा है भाई, ठीक है, उसको देख लो। टू द नाइन्स का मतलब क्या है? हाँ जी, टू द नाइन्स का मतलब है टू परफेक्शन। टू द नाइन्स का क्या मतलब है? टू परफेक्शन। जैसे कोई ड्रेस है, मान लो द बोट्स आर डेकोरेटेड टू द नाइन्स कोस्ट अलोंग द बीच, कहने का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेट हुई है, अक्सर कपड़ों के लिए यूज होता है ये। अगर कोई चीज़ है, मतलब ये कोट तुम्हें टू द नाइन सूट कर रहा है, ये टी शर्ट तुम्हें टू द नाइन सूट कर रही है, कहने का मतलब एकदम परफेक्ट सूट कर रही है, और इसका ओरिजिन भी टेलर से रिलेटेड है। ये एक ऐसा डिवाइस होता था, इसको नाइन्स बोलते थे, ये एक ऐसा डिवाइस होता था, इसको नाइन्स बोलते थे, कहने का मतलब बहुत माइन्यूट मेजरमेंट ले रखी है। जैसे आप सिलवा के, एक तो आप सिला सिलाया ले आओ, है ना, ब्लेजर वगैरह सिला लिया आपने, या सूट आपने सिला सिलाया ले आए, और एक सिलवा लिया, तो टेलर आपके हिसाब से, अब जैसे मेरे पास, मेरे साथ जनरली क्या होता है, जैसे शोल्डर है काफ़ी ब्रॉड, ठीक है, अब नीचे से मान लो मैं पतला हो गया, खैर तो पहले तो नीचे से भी बहुत मोटा हो गया था, अभी तो खैर कुछ वजन कम किया हल्का फुल्का, तो अब क्या है कि अगर मैं एल साइज मंगाता हूँ तो कंधे में फिट नहीं आता, एक्सेल साइज मंगाता हूँ तो नीचे से लूज रह जाती है टी शर्ट। तो अगर मैं टू द नाइन्स कपड़े सिलाऊं, अपने हिसाब से कपड़े सिलाऊं, तो एकदम परफेक्ट फिट आएंगे। तो टू द नाइन्स का मतलब क्या होता है? टू द नाइन्स का मतलब क्या होता है? परफेक्शन। अगर कोई चीज़ किसी को टू द नाइन्स फिट आ रही है तो एकदम परफेक्टली फिट आ रही है, एकदम एक्यूरेटली फिट आ रही है, ये मतलब है जी इसका। नेक्स्ट पर जाइए।
इसमें बताइए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, इसमें बताइए ज़रा। हाँ जी, बहुत आसान है, बताइए। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो बहुत बार आ गया होगा। एप्पल ऑफ वंस आई, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रिय हो, बहुत ज़्यादा डियर हो, बहुत ज़्यादा निजी हो, करीब हो। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, अ चेरिस्ड और फेवर्ड पर्सन, बेसिकली जिसके लिए आप पार्शियल होते हो, जिसको थोड़ा सा फेवर करते हो। ईडीएम का ओरिजिन क्या है? ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना आँख का, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये बेसिकली एप्पल कहलाता है, इसको एप्पल बोलते हैं। आँख का एप्पल मतलब आँख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे खास पार्ट, सबसे ज़रूरी पार्ट, ये कह सकते हो। तो वैसे ही वैसे अगर मैं कहूँ आँख का तारा से याद कर सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ है ये। जैसे अपन बोलते हैं आँख का तारा, ये उसकी आँखों का तारा, अंग्रेज बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। कि जैसे आँख का जो एप्पल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, एप्पल जैसी शेप है इसकी, गोल जैसी शेप है। तो ये वाला जो पार्ट है, जैसे आँख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्सन के लिए आप लगा दोगे एप्पल ऑफ वंस आई, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसके लिए वो सबसे प्रिय है, सबसे प्यारा है। ही हैज़ 5 किड्स बट हिज ओनली डॉटर इज क्लियरली द एप्पल ऑफ हिज आई। उसके 5 बच्चे हैं, लेकिन जो उसकी इकलौती लड़की है वो उसकी एप्पल ऑफ हिज आई है। कहने का मतलब वो उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्यारी है। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर क्या मतलब है इसका? एट द 11th आवर क्या मतलब है जी इस इडियम का? इसका मतलब है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब होता है वेरी लास्ट मोमेंट। बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे फॉर्म भरने की डेट आएगी, बिल्कुल लास्ट दिन फिर माथा पीटेंगे, अरे यार फॉर्म नहीं भरा गया, है ना। हर काम को बिल्कुल एंड मोमेंट पे करने की आदत होती है, हर काम को बिल्कुल एंड मोमेंट पे करने की आदत होती है। जैसे मान लो को टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एसएससी ने डेट दे रखी है कि 8 तारीख को 12 बजे तक फॉर्म भरे जा चुके हैं, 8 तारीख को 12 बजे तक फॉर्म भरे जा चुके हैं, भाई 11 बजे फॉर्म भरने की ट्राई करेगा। ठीक है, हर काम को भैया ये पेमेंट रात, ये जो आईटी रिटर्न है रात 12 बजे तक फाइल हो जानी चाहिए, वरना फाइन लग जाएगा, 11 बजे करने बैठेगा। तो हर चीज को बिल्कुल एंड मोमेंट पे करने की कोशिश करना, हर चीज को बिल्कुल एंड मोमेंट पे करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आ जाइए, एक आधा एग्जांपल और देख लो। द डिसीजन टू स्टैंड राहुल द्रविड़ विद द टीम वॉज मेड एट द 11th आवर। राहुल द्रविड़ को, द डिसीजन टू सेंड राहुल द्रविड़ विद द टीम, राहुल द्रविड़ को जो टीम के साथ भेजे जाने का जो डिसीजन था वो 11th आवर पे लिया गया, बिल्कुल एंड मोमेंट पे लिया गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिया गया। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप क्या मतलब है जी इसका? अ स्टॉर्म इन अ टी कप क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बताइए जरा। स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका ऑप्शन है जी बी, बिना मतलब का। अ लॉट ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। कई बार हम छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं, कई बार हम छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं, और ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, है ना। अब जैसे मान लो ये जैसे चाय की प्याली है, ठीक है, चाय की प्याली है, थोड़ा हाथ ऐसे हो गया, हल्का सा हाथ ऐसे हो गया, उसमें ऐसे भूचाल सा आ गया, क्या हो जाएगा? ज्यादा 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 जब पहली बात तो वो गिरती नहीं है, चाहे अक्सर थोड़ी सी होके सेटल हो जाती है, 2 मिनट बाद वो वापस वैसी मोड में आ जाती है। और गिर भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? कपड़े साफ हो जाएगी यार। तो कहने का मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, जबरदस्ती का उसको लेके टेंशन क्रिएट कर दी जाए। कोई ऐसी चीज जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, जबरदस्ती का लेके टेंशन क्रिएट कर दी जाए। स्टॉर्म इन अ टी कप, तूफान, एक मतलब स्टॉर्म आया है चाय के कप के अंदर, एक प्याली के अंदर अगर तूफान आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, आई रियली थिंक दैट यू आर मेकिंग अ स्टॉप इन अ टी कप ओवर दिस, इट्स जस्ट अ टाइनी स्क्रैच ऑन द कार। अब मान लो गाड़ी चल रही थी, हल्का सा स्क्रैच लग गया, कोई दूसरे वाली गाड़ी भिड़ गई, वहां तुम गर्दन वर्दन पकड़ ली तुमने उसकी, पुलिस केस करने को हो रहे हो, दूसरा आदमी कह रहा है भैया देखो तुम जबरदस्ती का इस बात को बढ़ा रहे हो, जबरदस्ती का इस बात को बढ़ा रहे हो, छोटा सा स्क्रैच ही तो लगा गाड़ी पे यार, इंश्योरेंस से करा लेना अगली बार, बात खत्म, है ना। आजकल वैसे आदत भी चल रही है ऐसी, यूट्यूब पे तो खास करके, है ना। फलाने सर ने फलाने सर के बारे में क्या बोल दिया, उनकी असली सच्चाई,
ठीक। तो स्टॉर्म इन अ टी कप है, 4 दिन बाद कोई पूछता नहीं है, सबको एक दिन में वायरल होना है बस, कुछ कुछ करके। आइए इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा जिसके लिए बल की ज़रूरत हो, हरक्यूलियन टास्क। ठीक है। अब आपने वो कहानी सुनी होगी, या तो उससे याद कर लो। ये जैसे ग्रीक गॉड थे ना, ये ग्रीक में डेमी गॉड थे, बेसिकली इंसानों और भगवान के बच्चे थे, ये एटलस और ये अपना हरक्यूलिस। अब इसमें कहा जाता है कि जो इनके पिताजी थे, अब उसका ज्यूस, शायद ज्यूस ने एटलस को बोला कि तू सारी उम्र ये पृथ्वी को अपने कंधे पे उठा के रखेगा। ठीक है, सारी उम्र पृथ्वी को अपने कंधे पे उठा के रखेगा। इसलिए एटलस, जैसे जितने भी एटलस होते हैं सर पे यही लिखा होता, सब पे यही फोटो छपी होती है कि एटलस ने, ये इस बंदे को एटलस बेसिकली ये जो, इसलिए उसको ग्लोब को भी एटलस, वो जो फोटो वगैरह उसको भी एटलस बोलने लग गए। तो एक कहानी ऐसी कि एक बार एटलस ने क्या करा, एटलस ने बड़ी चतुराई खेली। एटलस ने कहा कि एक काम करता हूँ यार, मैं तेरे लिए ना बड़े स्वादिष्ट एप्पल हैं, गोल्डन एप्पल हैं, वो लेके आता हूँ हरक्यूलिस। तब तक तू एक काम कर यार, ये पृथ्वी पकड़ के रख ले थोड़ी देर, है ना। तो वो भैया पृथ्वी इसको पकड़ा के चला गया, हरक्यूलिस को पृथ्वी पकड़ा के चला गया। पूरे संसार में और कोई नहीं था एटलस के सिवा जो उस काम को कर सकता हो, लेकिन हरक्यूलिस ने उस काम को कर दिया। हरक्यूलिस बेसिकली शक्ति के लिए माना जाता है मेनली, बहुत ज़्यादा। हरक्यूलियन टास्क का मतलब है कोई ऐसा टास्क जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए हो। एक अगर आपने देखा हो एक चीज होती है हरक्यूलिस होल्ड, उसका प्रॉपर कंपटीशन होता है गिनीज बुक में। आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसी वीडियो देखी होगी। तो दो ऐसे पोल होते हैं, उनको ऐसे पकड़ के खड़े होना होता है। दो ऐसे पोल होते हैं, चेन लगी होती है, उनको ऐसे पकड़ के खड़े होना होता है। 1 मिनट कुछ का ऐसा रिकॉर्ड है। एक है मोटा तगड़ा सा, काला सा, उसका वो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हरक्यूलियन टास्क, वहां से हरक्यूलिस होल्ड है उस इवेंट का नाम। गूगल पे सर्च करेंगे हरक्यूलिस होल्ड, आपको मिल जाएगा। दो ऐसे पिलर है, पकड़ के रखने पड़ते हैं। हरक्यूलिस होल्ड का मतलब क्या होता है, हरक्यूलिस टास्क का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत हो। इट्स गोइंग टू बी हरक्यूलियन टास्क फॉर द न्यू गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इन द करंट स्टेट। ये हरक्यूलियन टास्क होगा, जो नई सरकार है उसके लिए हरक्यूलियन टास्क होगा कि अभी फिलहाल जैसी ये अपनी इकोनॉमी की स्थिति है उसको स्टेबलाइज करना। कोविड के बाद, कोविड के बाद स्थिति को स्टेबलाइज करना हरक्यूलियन टास्क होगा, बड़ा मुश्किल टास्क होगा। इसमें बताइए जरा, पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम क्या मतलब है जी इसका? पाइप ड्रीम क्या मतलब है जी इसका? पाइप ड्रीम क्या मतलब है जी इसका? पाइप ड्रीम का मतलब होता है, पाइप ड्रीम का मतलब होता है कोई ऐसा ड्रीम या कोई ऐसा आइडिया जो कि अनलाइकली है, मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। पाइप ड्रीम। अब इसको एक आपको ज़बरदस्त तरीके से याद कराता हूँ, ठीक है। आपने वो MLM वाले देखे होंगे, वो नहीं, अपने नीचे आदमी जोड़िए, वो आपके नीचे 5 आदमी जोड़ेंगे, वो आपके नीचे 10 आदमी जोड़ेंगे, फिर आप बैठे बैठे करोड़पति हो जाएंगे, है ना। वो वाले, मुझे भी ऐसे धक्का करके 2-4 लोग ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, आपके साथ पढ़ाने वाले होते हैं या आपके जानने वाले होते हैं, ज़बरदस्ती का ले जाते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं, पाइप से रिलेटेड कहानी। वो अक्सर आपको कहते हैं, क्या आपने अपनी पाइपलाइन बनाई, क्या आपने अपनी पाइपलाइन बनाई। वो कहानी क्या सुनाते हैं कि ये युवक थे, है ना, ये 2 आदमी थे, 2 लड़के थे। इनके पास काम था कि इनको गांव के दूर कहीं एक तालाब टाइप का था, वहां से पानी भर के लाना था। 1 बाल्टी पानी का 1 रुपया मिलता था, तो पूरे गांव वालों को ना जाना पड़े, तो इन्होंने इन्हीं 2 की ड्यूटी लगा दी थी। सारा दिन आप भर भर के लाते रहो, पैसे मिलते रहे। अब भैया इन्होंने 1-2 साल तो काम किया, फिर इनमें से एक आदमी है ये वाला, इसको ऐसा लगा यार ऐसे तो मेरा सारा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं तो 5-7 साल में बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगा, तो ऐसे करने का क्या फ़ायदा। मैं एक काम करता हूँ, मैं वहां से यहाँ तक की पाइपलाइन बना दूंगा, वहां से यहाँ तक की पाइपलाइन बना दूंगा, ठीक है। और लगातार पानी आने लग जाएगा, फिर मुझे भर के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर आदमी से पैसे ले लिया करूंगा। लेकिन पाइपलाइन बनने में तो 2 साल लगेंगे। इसने कहा भैया मेरे को तो रोज के पैसे चाहिए, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, क्या पता तेरी पाइपलाइन ड्रीम पता नहीं सही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अपने को क्या पता। तो ये 2 साल तक काम करता रहा, वही एक एक रुपया करके, और ये लास्ट में बिल्कुल इसका शरीर, इसके घुटने दुखने लग गए, सब कुछ खत्म हो गया। 2 साल बाद वो पाइपलाइन बन के तैयार हो गई, और बस ये फिर वहां से पाइपलाइन लगी हुई थी,
कि अपना टैप खोलता, एक बाल्टी भरता, 1 रुपया ले लेता, रातों रात अमीर हो गया, बल्कि 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहा, अभी 50 पैसे में देने लग गया, कुछ करना तो है नहीं। ऐसी ऐसी ये कहानियां सुनाते हैं। ये जो एमएलएम वाले होते हैं, ये जो एमएलएम वाले होते हैं, ऐसी आपको पाइपलाइन बनाने की कहानियां दिखाते हैं कि ऐसे वो एक जोड़ेगा, फिर आपकी और पाइपलाइन बड़ी होगी, और पाइपलाइन बड़ी होगी, फिर रातों रात करोड़पति हो जाएंगे हैं। अब ये जो पहन के आते हैं, तुम सच बता रहा, एक बार अपने मन से ये जो सेमिनार लेने वाले होते हैं इनके कपड़े देख लेना तुम। वो 400 रुपए का भाड़े पर लाया हुआ कोट, और ये कह देंगे पहला चेक कितने का था, पहला चेक 516 रुपए का, दूसरा चेक कितने का था, 30,000 रुपए का, तीसरा चेक कितने का था, 1 लाख रुपए का। अगले साल आप अपने आप को कहां देखते हैं, महीने के 2 करोड़ रुपए। ऐसे जूते दे जूते मारे जाने चाहिए। हर प्लान्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे विल नेवर बी मोर देन अ पाइप ड्रीम। उसके जो प्लान है वो रियलिस्टिक नहीं है, ये पाइप ड्रीम के सिवाय कुछ नहीं, ये पाइप ड्रीम के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब ऐसी चीज है, पाइप बनाने की ड्रीम ले रहा भैया, होना जाना कुछ नहीं। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या है? स्पिक एंड स्पैन बहुत बार सुना हुआ है ये तो। उनका घर एकदम स्पिक एंड स्पैन, उनका घर एकदम स्पिक एंड स्पैन नजर आता है, इसका मतलब नीट एंड क्लीन नजर आता है। द हाउस वॉज स्पिक एंड स्पैन व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जो घर था वो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन था, वो जो घर था बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन था, क्योंकि उनके गेस्ट के आने से पहले। आर यू समवन हु लव्स कीपिंग देयर होम स्पिक एंड स्पैन एवरी डे? क्या तुम उनमें से एक हो जो अपने घर को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रखते हैं? माँ सारा दिन पोचे मारती रहती है, तभी घर क्या रहता है, स्पिक एंड स्पैन रह पाता है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा। गो ईजी ऑन समथिंग, गो ईजी ऑन समथिंग क्या मतलब है जी सीडीएम का? गो ईजी ऑन समथिंग, इस सीडीएम का क्या मतलब है? हाँ जी, गो ईजी ऑन समथिंग क्या मतलब है इसका? हाँ जी, गो ईजी ऑन समथिंग। गो ईजी ऑन समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज की कम क्वांटिटी का यूज करना, किसी चीज की कम क्वांटिटी का यूज करना। गो ईजी ऑन समथिंग का मतलब होता है टू यूज लिटिल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, अब मान लो कोई तेल डाल रहा है, अक्सर जो घर पे खाना बनाने आती है मेड वगैरह, उनको बार बार बोलना पड़ता है कि भैया तेल कम डाल लो, भैया तेल कम डाल लो, है ना। मम्मियाँ ऐसे घी डाल डाल के देती रहती हैं, अरे मम्मी घी थोड़ा कम डाल लो। गो ईजी ऑन समथिंग मतलब इसका इतना लोड मत लो यार, इजी रखो थोड़ा सा ना, ज्यादा इसको बहुत ज्यादा धक्का मत करो, इसके लिए गो इजी ऑन इट। कहने का मतलब उस चीज की कम क्वांटिटी यूज करना। जरूरी नहीं है तेल की, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की अगर आप कहना चाहते हो कि गो इजी ऑन दिस थिंग, कहने का मतलब बेसिकली उस चीज की आप कम क्वांटिटी यूज करो, ज्यादा क्वांटिटी उस चीज की यूज मत करो। द डॉक्टर टोल्ड मी टू गो इजी ऑन स्पाइसी फूड फॉर अ बॉय। डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्पाइसी फूड पे थोड़ा सा इजी हो जाओ, कहने का मतलब थोड़ा सा कम खाओ। गो इजी ऑन समथिंग इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की क्वांटिटी को कम यूज करना। इस पे बताइए जरा। हाँ जी, भुवनेश्वर घोष वोकैब का एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। बच्चे वोकैब के जो लेसन है ना बच्चे, वो अलग अलग चैनल पे हो रहे हैं। अब जैसे कभी इंद्रधनुष पे हो रहा है, कभी मेरे वाले चैनल पे हो रहा है, कभी अन अकेडमी स्पेशल पे हो रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट बना पाना बच्चे संभव नहीं। आप एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते, टेलीग्राम पे सर्च करना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, वो चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। जो जो उसमें आपको वोकैब के लेक्चर देखने हो क्लिक करते जाओ, अपना देखते जाओ, बात खत्म। रोज जब भी क्लास लेता हूँ उससे पहले वहाँ पे मैं लिंक शेयर करता हूँ। पैट, पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक का मतलब होता है ये, कमर पे ऐसे पैट करना। इसका मतलब क्या होता है, तारीफ करना, किसी को प्रोत्साहन देना। पैट ऑन द बैक क्या मतलब क्या है, तारीफ करना। अब जैसे कमर थपथपा रहे हैं सब, इसकी तारीफ कर रहे हैं सब। द ओनली रीजन ही स्टेज लेट एट द वर्क इज सो द बॉस विल पैट हिम ऑन द बैक। एक ही कारण है उसके देर तक ऑफिस में काम करने का, कि बॉस से कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगी। चलिए इसमें बताइए, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज क्या मतलब है इस इडियम का? वाइल्ड गूज चेज क्या मतलब है जी इस इडियम का? हाँ जी, वाइल्ड गूज चेज क्या मतलब है जी इस इडियम का? वर्थलेस हंट और चेज, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। कोई ऐसी चीज का पीछा करना, किसी ऐसी चीज के लिए कोशिशें करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अब आपने देखा होगा अक्सर, एक तो नॉर्मल मुर्गे होते हैं, ठीक है। आप कभी ये जो शॉप्स होती हैं जहाँ ये मीट वीट बिकता है,
आपने मुर्गे देखे होंगे, एक तो वाइट वाले बिल्कुल शरीफ वाले जो पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गे होते हैं, 1 मिनट में हाथ डालता है, 1 सेकंड में पकड़ लेता है। एक होते देसी मुर्गे, एक होते देसी मुर्गे काले वाले, उनको कभी पकड़ते हुए आपने देखा होगा तो काफी देर भगाते हैं। ठीक है, ये उनका भी कुछ ना कुछ रिश्तेदार होता है। जंगल में जो वाइल्ड गूज, गूज एक बतख टाइप का जानवर होता है, बतख टाइप का ही रहता है ये, तो वाइल्ड गूज, जंगली गूज का पकड़ना, एक तो पहली बात तो ये उड़ सकता है थोड़ा सा, उतना मतलब प्रॉपर तो नहीं उड़ सकता लेकिन हल्का सा छलांग लगा के उड़ सकता है, तो कभी कहीं भाग जाता है कभी कहीं भाग जाता है, तो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसका शिकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए ईडीएम बन गया, इसलिए ईडीएम बन गया, कहावत बन गई, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज के लिए काम करना जिसमें कोई रिजल्ट आने की संभावना ना हो। फिजिसिस्ट सर्चिंग फॉर द हाइपोथेटिकल पार्टिकल में भी ए वाइल्ड गूज चेज। ये जो फिजिसिस्ट हैं, ये जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल, गॉड पार्टिकल वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वाइल्ड गूज चेज निकले, यानी कोई ऐसी चीज की तरफ काम निकले जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। ठीक है, आफ्टर 2 hours स्पेंट वॉन्डरिंग इन स्नो आई रियलाइज्ड वी आर ऑन वाइल्ड गूज चेज। 2 घंटे उस बर्फ में इधर उधर घूमने के बाद मैंने एहसास किया कि भैया वाइल्ड गूज चेज हो गया, ये कुछ नहीं मिलने वाला, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अब किक इन द टीथ, इसमें बताइए जरा, किक इन द टीथ इसका क्या मतलब है? किक इन द टीथ इसका क्या मतलब है? किक इन द टीथ का क्या मतलब है? किक इन द टीथ का मतलब होता है ग्रेव सेटबैक। बेसिकली कोई ऐसा स्टेप आ जाना, आप प्रोग्रेस कर रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा चीज, ऐसी कोई चीज हो गई जिसने आपको वापस पीछे लगा के छोड़ दिया, वापस आपको बहुत पीछे कर दिया, सेटबैक मिल गया। अ ग्रेव सेटबैक और डिसअपॉइंटमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको चीज में बहुत ज्यादा पीछे कर दे। अब ये तो ईडीएम वैसे सीधा ही याद हो जाएगा, किक इन द टीथ। अब ये भैया तुम खेल रहे हो, भाग रहे हो, इसने बॉल को मारने के लिए, फुटबॉल के लिए उछला और भैया दांत तोड़ दिए तुम्हारे 4। अब तो तुम खेल नहीं पाओगे और हो सकता है इतनी बड़ी इंजरी आ जाए कि तुम काफी टाइम तक ना खेल पाओ। किक इन द टीथ का मतलब होता है ग्रेव सेटबैक, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पीछे कर दे, रेस में बहुत पीछे कर दे। शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब विच वॉज अ रियल किक इन द टीथ आफ्टर ऑल द वर्क शी हैड डन। उसको जॉब से निकाल दिया गया, उसको जॉब से निकाल दिया गया और सही में रियल किक इन द टीथ हुआ भैया, ये तो इतना काम करवाने के बाद, इतना काम करने के बाद जो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, ये तो उसके लिए किक इन द टीथ साबित हो गया। नेक्स्ट पाजी, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या मतलब है जी इसका? स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल, कोई आगे आगे प्रोग्रेस के अंदर कोई आने वाली कठिनाई। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस में आने वाली कठिनाई। कैसे याद करोगे? स्टम्बल क्या होता है उससे याद कर लो। स्टम्बल का मतलब क्या होता है? अक्सर आपके जैसे आप चल रहे हो, कोई बीच में ऐसे पत्थर टाइप का आ गया, तो ऐसे ये जो हो जाते हो ना, इसको बोलते हैं स्टम्बल करना, इसको बोलते हैं स्टम्बल करना। कई बार अचानक से एकदम जो फर्श है ऊपर नीचे आ गया, अचानक से एकदम गिरने को जाते हो, उसको बोलते हैं स्टम्बल करना। ठीक, उसी से निकला ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई पत्थर जो आपको स्टम्बल करवा दे, ऐसा कोई ब्लॉक जो आपका बैलेंस खराब करवा दे, आपकी प्रोग्रेस को रुकवा दे। बढ़िया आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, अचानक से किसी चीज में पैर अड़ गया और गिर गए, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन जाए। अब जैसे भागा जा रहा था, अचानक से पैर अड़ गया, मुंह जाके गिरा इसका, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया। हाँ के ना? द कंट्रीज वाटर शॉर्टेज वॉज स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द इन्वेस्टर्स। ये जो वाटर शॉर्टेज थी ना, मान लो कोई प्लांट लगाया, कोई प्लांट लगाया, पेप्सी का प्लांट लगा दिया, अब वहाँ पे भैया वाटर की इतनी शॉर्टेज है कि काम ही नहीं चल पा रहा, तो कंट्री की जो वाटर शॉर्टेज थी वो स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित हुई इन्वेस्टर्स के लिए। इस पे आ जाइए। ये बता दीजिए कि अभी भी आप प्रूडेंस में ऑफलाइन टीचिंग करवाते हो क्या? नहीं बच्चे, अभी सिर्फ मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, अभी ऑफलाइन कहीं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। सर आपका कोर्स लेने के बाद सीजीएल में कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगी बिल्कुल भी? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? केशव पूछ रहे हो कि बता रहे हो? केशव पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अ लाइव वायर, अ लाइव वायर, अ लाइव वायर का मतलब क्या होता है? अ लाइव वायर का मतलब क्या होता है? हाँ जी,
लाइव वायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। कैसे याद करोगे? ये रहा लाइव वायर, है ना, ये रहा लाइव वायर। लाइव वायर ऐसे जैसे मतलब तुम किसी करंट वाली तार को छू लेते तो ऐसे कांपने लग जाते, हाँ कि ना। बेसिकली जिसके अंदर करंट हो, लाइव वायर कौन सी होती है? जिसके अंदर करंट दौड़ता है भैया, इतना एनर्जी में रहता है, इतना एनर्जी में रहता है, ऐसे लगता है कि इसकी बॉडी में फुल फुल टाइम ना करंट रहता है। फुल ऑफ बीन्स का भी मतलब यही होता है एनर्जेटिक, और लाइव वायर का मतलब भी यही होता है एनर्जेटिक। ठीक है, लाइवली और अट्रैक्टिव, लाइवली, एक्टिव, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइव वायर, ऐसे लगता है कि भैया सारा दिन इसके बदन में करंट दौड़ता रहता है। वी नीड अ लाइव वायर लाइक हिम इन दिस डिपार्टमेंट, लेट्स गिव हिम द जॉब। हमें ऐसे एनर्जेटिक आदमी की जरूरत है, हमें इसके जैसी एक लाइव वायर की जरूरत है हमारे डिपार्टमेंट में, चलो इसको नौकरी पर रख लेते हैं। नेक्स्ट पर जाइए। लायंस शेयर, लायंस शेयर, लायंस शेयर, इसमें बताइए जरा क्या आएगा? प्लीज बुक पर कॉम्बो ऑफर लॉन्च कर दीजिए। बच्चे अगर तुम इसी के चलते बैठे हो, ये जो बच्चा कह रहा है अगर तुम इसी के चलते वाक्य में ही बैठे हो कि भैया 325 की वोकैब प्रो है, 425 की एरर प्रो है, टोटल ये 750 बनते हैं, तुम सोच रहे हो कि कब सर इसको 700 करेंगे तब मैं किताब लूँगा। अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो उस नंबर पे मैसेज कर लेना, 700 पे कर देना अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो। ये ऑफर पता है, मैंने सोचा था कि दिवाली ऑफर निकाल दूं किताब पे, क्यों नहीं निकाला देखो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं बोल लूँ कि चलो आज से दिवाली ऑफर, ठीक है, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये कम कर दिए, ठीक। जिसने आज सुबह ही लिया है, कल सुबह ली थी किताब, वो फिर वो मैसेज करेगा, सर अब आपने 100 रुपया घटा दिया, दोनों का मिला के मेरे को 100 रुपया वापस करिए, या मेरे साथ तो ये चीटिंग हो गई, धोखाधड़ी हो गई। 3 दिन पहले वाला भी मैसेज करेगा, हमें पहले बता दिए होते तो हम 3 दिन और इंतजार कर लेते। इन्हीं सब चक्करों की वजह से मैं ये सब चीज़ें लॉन्च करने से थोड़ा बचता हूँ। तो बच्चे ऑफर जैसा कुछ नहीं है, ऑफर जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति में मतलब नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे हो, कोई 30, 40, 50 रुपये, 100 रुपये का कोई डिस्काउंट चाहिए, तो अपना कोई प्रूफ दे के अपना वैसे करवा लेना। बस वो है, इतना कर सकता हूँ। और हर एक बच्चे के लिए कोई ऑफर वैसे पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। आ जाइए। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पार्ट ऑफ समथिंग, ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा। अब आपने इस कहानी सुनी होगी लायंस शेयर वाली, ठीक है। ये लायन क्या कहता है, एक काम करते हैं चलो मिलके शिकार करते हैं। लायन क्या कहता है, चलो एक काम करते हैं मिलके शिकार करते हैं, अपने साथ ये लोमड़ी वोमड़ी सबको मिला लेता है, ठीक है। ये 3-4 जने होते हैं। अब इन्होंने एक शिकार कर लिया, ये कहता है एक काम करो, देखो इसमें से एक हिस्सा तो मुझे इसलिए मिलना चाहिए, एक हिस्सा तो मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुम सब में से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। दूसरा हिस्सा मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। तीसरा हिस्सा मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मेरा पेट सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ऐसे कर करके ये बिल्कुल इतना चिंदी सा हिस्सा इसका छोड़ देता है कि लो ये सब तुम आपस में बांट लो, बाकी मेरा। ऐसी एक कहानी है बेसिकली, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है कि लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ का सबसे बड़ा या सबसे डिजायरेबल पार्ट, जिसको सब पाना चाहते हो। लायंस शेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का सबसे डिजायरेबल और सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट। विलियम वॉज अपॉइंटेड एडिटर विच मेंट दैट ही डिड द लायंस शेयर ऑफ वर्क। विलियम को एडिटर बनाया गया तो क्या इसका मतलब क्या है कि उसने लायंस शेयर किया, वर्क का मतलब काम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हिस्सा उसने किया। चलिए इसमें बताइए ज़रा। हाँ जी, इसमें बताइए ज़रा। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस क्या मतलब है जी इसका? सिट ऑन द फेंस का क्या मतलब है? हाँ जी, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। आसान है, देखो ऐसे याद कर सकते हो। बेसिकली क्या है, सिट ऑन द फेंस के दो मतलब होते हैं।
एक मतलब तो इसका ये होता है, मान लो दो बंदों की लड़ाई हो रखी है, ये ए है, ये बी है। अब ये तीसरा आदमी आया, इसको कह रहे हैं भाई बता तू किसकी तरफ है। ना ये इधर जा रहा, 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 बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। लड़ाई में किसी की साइड ना लेना, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, लड़ाई में किसी की साइड ना लेना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर के अंदर, है ना, नॉन अलाइंड कंट्री जो थी, भी ना तो वो उसकी तरफ है ना उसकी तरफ है। तो एक तो मतलब ये हो गया सिट ऑन द फेंस का। दूसरा दूसरा मान लो कि आपको करियर में कुछ डिसीजन लेने हैं कि ये करूं कि ये करूं, तुम ना इस साइड जा रहे हो ना इस साइड जा रहे हो, बीच में बैठे हो, रोज बैठ के बस सोचते रहते हो। तो दूसरा होता कि ऑप्शन में चूज ना कर पाना, डिसीजन ना ले पाना, ऑप्शन में चूज ना कर पाना, डिसीजन ना ले पाना। ठीक है, ऑप्शन में चूज ना कर पाना, डिसीजन ना ले पाना। यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड हु साइड यूर ऑन। भैया देख, और देर अब तू साइड ये फेंस पे बैठा नहीं रह सकता, सीधा सीधा चूज कर ले, उसकी तरफ है कि मेरी तरफ, दोनों में से एक आदमी से बोल, बात खत्म। नेक्स्ट पर जाइए। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर क्या मतलब है इसका? फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है? अगर हम किसी गेम को फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं, अगर हम किसी गेम को फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हमने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल जीता है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल जीता है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल जीता है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से किसी काम को करना। फेयर मतलब ईमानदार, ये तो आपको पता ही होगा। फेयर डील आपने सुना होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट डील, है ना। राउंड का मतलब होता है जैसे घुमा फिरा के, इधर उधर, राउंड नहीं भैया, बिल्कुल एकदम स्क्वायर। स्क्वायर सीधी बात है, स्क्वायर एकदम मतलब सीधी स्पष्ट बात है। अगर फेयर एंड स्क्वायर है कोई डील या कोई एक्शन, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ऑनेस्ट है। द सपोर्टर्स ऑफ द अदर टीम वर एंग्री बट वी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। दूसरी टीम के जो सपोर्टर थे भैया वो गुस्से में थे, लेकिन हमने हमने गेम को फेयर एंड स्क्वायर जीता, कोई हमने चीटिंग करके नहीं जीता, साफ साफ हमने गेम को जीता है। इसमें बताइए ज़रा, अच्छा सवाल है, थोड़ा नया भी है शायद आप लोगों के लिए, अच्छा सवाल है, इसमें बताइए ज़रा क्या होगा। हाँ जी, टू टाइड समवन ओवर, टू टाइड समवन ओवर क्या मतलब होता है जी इसका? टू टाइड समवन ओवर, हाँ जी, इसका आंसर है जी डी, इसका आंसर है जी डी। अब इसका जरा मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो ऐसे, कभी समुंदर में गए हो, बीच बीच पे कभी ओशियन पे गए हो, नहीं भी गए तो वीडियो तो देखी होंगी। इसको ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो, आपने किसी का हाथ पकड़ रखा है, आपने किसी का हाथ पकड़ रखा है, ठीक है। मान लो उसकी हाइट कम है, तैरना चाहे तुम दोनों को ही नहीं आता, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, आगे से लहर आ रही है, आपने देखा होगा समुंदर में ऐसे लहर आती रहती है, समुंदर में ऐसे बार बार लहर आती रहती है, ठीक है। तो ये बंदा आपके साथ ऐसे खड़ा है, ये बंदा आपके साथ ऐसे खड़ा है हाथ पकड़ के, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आगे से लहर आने वाली थी, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, एक लहर आपने इसकी टपा दी, एक लहर आपने क्या करी, इसकी क्रॉस कर दी, ऐसे टपा दी, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपने उसको टेम्परेरी हेल्प दी, आपने उसको कोई तैरना वैरना नहीं सिखा दिया, आपने उसको कोई परमानेंट पार नहीं कर दिया उस ओशियन से, आपने बस उसको एक टेम्परेरी हेल्प दे दी। टाइड समवन ओवर का मतलब क्या होता है? देखो, एक टाइड उसका, एक उसकी चुनौती, छोटी चुनौती पार करा देना, टेम्परेरीली टेम्परेरीली उसकी मदद कर देना, टेम्परेरीली उसकी मदद कर देना। टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर, टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर का मतलब क्या होता है? किसी को टेम्परेरी मदद कर देना, किसी को टेम्परेरीली हेल्प कर देना। कैन यू लेंड मी सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी टू टाइड मी ओवर टिल द वीकेंड। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो कि टाइड मी ओवर कर दो, मतलब इस बस वीकेंड ये निकाल दो, उसके बाद तो फिर मेरी सैलरी आ जाएगी, फिर तो काम हो जाएगा। किसी को टेम्परेरी हेल्प देना। बैड एग का मतलब क्या होता है?
बैड एग का मतलब क्या होता है? सुरेंद्र यादव कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारी किताब आती हैं, ठीक है। केडी कैंपस वॉल्यूम 2 आती है, ब्लैक बुक आती है, मेरी खुद की किताब आती है वो कैप प्रो, ठीक है। सब में ईडियम्स दिए होते हैं, कोई भी एक किताब से निपटा दो। चलिए, बैड एग का मतलब क्या होता है? बैड एग का मतलब क्या होता है? एक डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन, एक डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन, एक डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन, ठीक है। बैड एग का मतलब क्या है? एक डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन, ठीक है जी। कैसे याद करेंगे इसको? आपने सुना होगा, एक गंदी मछली, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। एक केला पक जाए उसको उसके पास नहीं रखना चाहिए, वरना सारे केले सड़ जाते हैं। सेम वही बात है, अगर एक अंडा खराब हो जाए ना, अगर एक अंडा खराब हो जाए तो उसको हटा देना चाहिए, वरना बाकी सबका भी टेस्ट खराब हो जाता है। बैड एग का मतलब क्या होता है? ग्रुप के अंदर का कोई एक खराब आदमी, ग्रुप में कोई एक खराब आदमी जिसकी वजह से बाकी सब भी खराब हो जाएंगे, ठीक है जी। इस पे आ जाइए। बैड एग को कैसे याद करोगे? अब अगर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है साफ में, तो कौन है ये बंदा? अगर आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, तो कौन है ये बंदा? हाँ जी, कौन है ये? A corrupt or unreliable person. The new boy is always getting into trouble and does not seem to care. I think he is the bad egg. ये जो नया लड़का आया है, हर रोज इसकी कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती है, कभी किसी मुसीबत में फंसता है, कभी किसी मुझे, और इसको फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे लगता है ही गलत टाइप का आदमी, है ही गलत टाइप का आदमी, बैड एग है। अब ये भी भैया, ठीक है, ये भी भैया देशद्रोही 2 रुपीज पीपल है, तो ये क्या है? बैड एग है। ये क्या है? बैड एग है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा? हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा? टू गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग क्या मतलब है इसका? टू गेट द बॉल रोलिंग क्या मतलब है जी इसका? टू गेट द बॉल रोलिंग क्या मतलब है जी इसका? टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू बिगिन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को शुरुआत करना, किसी प्रोसेस की शुरुआत करना। कैसे ईडीएम है जी इसका? ओरिजिन कहाँ से? देखो जरा, ये बेसिकली जुए की एक गेम होती है, ये जुए की एक गेम होती है। रोलेट नाम होता है शायद इसका, रोलेट करके नाम होता है। इसके अंदर ये वाइट सी बॉल होती है, मान लो इसके अंदर देखो नंबर लिखे हुए, मान लो आपने पैसा लगा दिया कि 36 नंबर पे आके बॉल रुकेगी, या 25 नंबर पे आके बॉल रुकेगी। और काफ़ी सारे तरीके होते हैं पैसे लगाने के, कि ऑड इवन पे रुकेगी, ऑड पे रुकेगी, कि इवन पे रुकेगी, अलग अलग टाइप के इसमें जुआ लगता है। तो ये जैसे बॉल होती है, ये जैसे बॉल होती है ऐसे छोड़ी जाती है, बॉल को रोल किया जाता है। तो बाकी सब ने जुआ हुआ लगा दिया, अब कह रहे हो भैया अरे गेट द बॉल रोलिंग करना है यार शुरू अब, अरे बॉल को रोल कर भैया, रोल इट इस गेम का नाम होता है। तो यहीं से इसका ओरिजिन है, कसिनो में होती है गेम। गेट द बॉल रोलिंग यानी किसी प्रोसेस की शुरुआत करना, किसी चीज़ को शुरू करना। आई थिंक इट विल बी ईजियर टू बिकम कंफर्टेबल ड्राइविंग नाउ दैट आई हैव गॉटन द बॉल रोलिंग विद ड्राइविंग लेसन। मुझे लगता है अब गाड़ी सीखना आसान रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी शुरुआत कर दी। आई हैव गॉट द बॉल रोलिंग, मैंने शुरुआत कर दी है ये ड्राइविंग लाइसेंस लगा के। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस क्या मतलब है जी इसका? टू पे लिप सर्विस क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, क्या मतलब है जी इसका? टू पे लिप सर्विस, लिप सर्विस मतलब जबान से, होठों से, मुंह से सर्विस करना। लिप से क्या है? आप बेसिकली बोलते हो, है ना। हिंदी में अपन देसी भाषा में इसको कह देते हैं किसी की चाटना, है ना। ये फ्रेज यूज नहीं करते अपन, किसी की चाटना। कहने का मतलब जो सामने वाले को सुनना पसंद है बस वैसी वैसी बातें करना, असली मदद ना करना, रियलिटी में उसकी किसी की हेल्प ना करना। बस सामने वाले को जो सुनना पसंद है बस उसके हिसाब की बातें बोल दी, वो कह रहा है हाँ ऐसे ऐसे, तुम कह रहे हो हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। जो सामने वाला बोले जा रहा है बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। लिप सर्विस कहने का मतलब, कहने का मतलब टू बी इनसिंसियर। इनसिंसियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिसऑनेस्ट। सिंसियर मतलब होता है ऑनेस्ट, इनसिंसियर मतलब डिसऑनेस्ट। बेसिकली डिसऑनेस्ट होना, रियलिटी में किसी की कोई मदद ना करना। जैसे नेता लोग, जैसे ये नेता लोग अक्सर क्या करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। हर एक घर में 15-15 हज़ार रुपए दे देंगे, एक पुल बनवा देंगे,
हर एक घर के ऊपर सैटेलाइट लगा देंगे, हर एक घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर लैंड करा देंगे, इनका बोलने में क्या जा रहा। जैसा सामने वाले को सुनना पसंद है वैसा वैसा बोल दो, वोट ले लो, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो टू से दैट यू अग्री विद समबडी, टू से दैट अग्री विद समवन बट यू डू नथिंग टू सपोर्ट इट, किसी की हाँ में हाँ मिलाना लेकिन रियलिटी में किसी सपोर्ट वाला कोई काम ना करना। देखिए जरा, शी क्लेम्स टू बी इन फेवर ऑफ ट्रेनिंग बट सो फार शी हैज ओनली पेड लिप सर्विस टू द आइडिया। वो क्लेम ऐसा करती है कि भैया वो इस ट्रेनिंग के फेवर में है, वो क्लेम ऐसा करती है कि वो इस ट्रेनिंग के फेवर में है, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ लिप सर्विस ही दी है। कहने का मतलब सिर्फ मुंह से ही सपोर्ट किया है, वह बोला बोला ही है, रियलिटी में कुछ काम नहीं किया। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा, थ्रू थिक एंड थिन। सर जी थोड़ा रेस्ट कर लो। करूंगा बच्चे, रेस्ट भी करूंगा। बच्चे कल आपकी क्लास है सुबह मेरे वाले चैनल पे, और जो पेड क्लासेस है, अगर कोई 2 बजे वाले बैच का बच्चा, वो पहले मैंने क्लास हटवा दी थी, वो भी वापस लगवा दी। कल मेरी सारी क्लासेस होंगी। कल जो अपने चैनल के ऊपर जो 11:30 बजे फ्री बैच चलता है उसकी क्लास भी होगी, 2 बजे जो प्रैक्टिस बैच चलता है उसकी क्लास भी होगी, 4 बजे 4 से 6 जो बैच चलता है उसकी क्लास भी होगी। ये सारी क्लासेस होंगी कल, ये सारी की सारी क्लासेस होंगी भाई कल, ठीक है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन की छुट्टी हो। थर्सडे फ्राइडे मेरी छुट्टी होती है, लेकिन अगली बार मैं फ्राइडे को और थर्सडे को क्लास लूंगा। थर्सडे का 50-50 है, लेकिन फ्राइडे को जरूर लूंगा। तो आगे 3 दिन की छुट्टी आ जाएगी, आगे 3 दिन की छुट्टी आ जाएगी, ठीक है। दिवाली ये छुट्टी हमारे लिए, देखो छुट्टी आपके लिए नहीं, हमारा तो टाइम अब गया। देखो हमें जो भड़क लेनी थी वो हमारा टाइम चला गया, हमारा अब काम करने का भी टाइम है, लेकिन अब हमारे ऊपर उतना बर्डन नहीं है जितना बर्डन तुम्हारे ऊपर है। तो तुम अपने ज़्यादा दिन खराब मत कर लेना, ठीक। क्लास के एंड में नहीं, मैं सबको हैप्पी दिवाली अभी बोल देता हूँ, लेकिन तुम अपना ज़्यादा टाइम मत खराब कर लेना भाई, ठीक है। जो अभी घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ये नहीं कि मंडे को दिवाली है पूरा हफ्ता लगा के ही आएंगे। घर पे कितनी पढ़ाई होती तुम्हें भी पता, मुझे भी पता है ना। तुम होली पे भी किताब लेके गए थे ना, घर पे होली पे भी लेके गए थे ना बैग में डाल के किताब, कितनी खुली तुम्हें भी पता और मुझे भी पता। ऐसे तुम रक्षाबंधन पे भी लेके गए थे, कितनी खुल गई तुम्हें भी पता और मुझे भी पता, है ना। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, जितने दिन घर रहोगे नहीं होगी पढ़ाई। चुपचाप अपना एक दिन जाओ, दिवाली मनाओ, वापस कल्टी होके वापस आ जाओ, और ना ही आ जाओ तो क्या ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जाना भी आपको लगता है कि नहीं जाना तो मत जाओ, कोई धक्का भी नहीं है कि जाना जरूरी है, ठीक है। चलो, और जो घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं भाई, जो घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो फेस्टिवल वाले जोन से थोड़ा जल्दी बाहर आ जाना। कहीं वहाँ खा खा के सारा दिन मिठाई सो रहे हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? अंडर ऑल कंडीशन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? अंडर ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में। अब ये CDM का ओरिजिन देखिए, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है देखिए जरा, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब मान लो एक मेरा दोस्त है, कह रहा भैया यहाँ से वहाँ तक मेरा साथ देगा, चलेगा यहाँ से वहाँ तक, अरे हर सिचुएशन में, चाहे थिक फॉरेस्ट हो चाहे थिन फॉरेस्ट हो। कहने का मतलब, अब देखो अगर इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है, रास्ता ही नहीं है कहीं, तो अंदर कोई जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, XYZ। इस सिचुएशन में भी मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। और बहुत थिन फॉरेस्ट है, बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिख रहा है, दूर दूर पेड़ है, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे में भी ऐसा है तो भी मैं तेरे साथ देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी सिचुएशन में मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे थिक फॉरेस्ट से ले जा चाहे थिन फॉरेस्ट से ले जा, कैसी भी स्थिति होगी मैं तेरा साथ दूंगा। यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस माई हस्बैंड हैज सपोर्टेड लिवरपूल थ्रू थिक एंड थिन, ही इज अ ट्रू फैन। जैसे है ना RCB के फैन, थ्रू थिक एंड थिन हर सिचुएशन में RCB को सपोर्ट किया, वो असली फैन है, ठीक। इस पे आ जाइए जरा, ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन क्या मतलब है जी CDM का? ऑन द होराइजन CDM का क्या मतलब है? होने वाले हैं, बस 85 ही हैं, 10 ही रह गए, जल्दी जल्दी देख लो अब इनको, होने वाले हैं, ज़्यादा देर नहीं है। ऑन द होराइजन का मतलब क्या होता है? ऑन द होराइजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अभी जल्दी होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी होने वाली है। कहाँ से ओरिजिन है CDM का? होराइजन बोलते हैं बच्चे जब आप दूर ऐसे देखते हो, एक आपको जगह दिखाई देती है जहाँ पे आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं। जब आप कभी हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो या समुंदर वगैरह पे देखते हो, तो वहाँ देखते हो कि जैसे पानी और आसमान एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं।
ऐसे ही पहाड़ों पे ऊंचे खड़े होते हो तो ऐसे देखते हो धरती और आसमान एक जगह पे जाके मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉराइजन, इसको बोलते हैं हॉराइजन। ऐसे सूरज ना ऐसे लगता है यहाँ से उगता हो, इसके नीचे से कहीं से निकल के आ रहा है। इफ समथिंग इज ऑन द हॉराइजन तो वो अभी होने ही वाली है, उगने ही वाली है, यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, देर इज नो न्यू ड्रग ऑन द हॉराइजन दैट विल मेक द डिजीज ईजियर टू ट्रीट। ऐसी कोई नई ड्रग नहीं आने वाली है भैया, कोई न्यू ड्रग ऑन द हॉराइजन नहीं है, मतलब कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो बस आने ही वाली है। ऐसी कोई हाल फिलहाल में कोई ड्रग है नहीं इस बीमारी के लिए। इसमें बताइए, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन क्या मतलब है जी सीडीएम का? ऑन क्लाउड नाइन क्या मतलब है जी सीडीएम का? हाँ जी, ऑन क्लाउड नाइन क्या मतलब है जी सीडीएम का? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, सुना होगा गाना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बादलों पे जी रहे हो। जैसे सात, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना सातवें आसमान पे होना, अंग्रेज कहते हैं नौवें आसमान पे होना। हिंदी में चलता सातवें आसमान पे होना, ये नौवें आसमान पे, नौवें बादल पे घूम रहे। बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। आई फेल्ट लाइक आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन वेन शी सेड शी लव्स मी अलॉट। भैया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं क्लाउड नाउन पे 9 पे पहुंच गया हूँ जब उसने कहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट पाजी, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग क्या मतलब है जी इसका? ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, ड्रॉ द लाइन एट समथिंग क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक किसी चीज़ की लिमिट डिसाइड कर देना, कोई एक किसी चीज़ पे लिमिट लगा देना, किसी चीज़ की लिमिट डिसाइड कर देना। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन कैसे याद कर सकते हो? जैसे जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इसके, मेरी इतनी तप की शक्ति है कि इसके अंदर अंदर जब तक आप रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिमिट सेट कर दी कि आपको कैसे भी करके इससे बाहर नहीं जाना है। किसी चीज़ की लिमिट सेट कर देना, किसी चीज़ का दायरा सेट कर देना। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन अबाउट वर्किंग मोर देन 40 आवर्स अ वीक। अब मान लो किसी को नौकरी पे रखा, किसी को नौकरी पे रखा, इसको कहा कि तेरे को एक काम करेंगे, 9 से 5 की तेरी नौकरी है, 9 to 5 की तेरी नौकरी और महीने के तुझे 40,000 देंगे। ठीक है, धीरे 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 इसको कहने लग गए यार 6 बजे तक रुक जाया कर। अरे यार फिर वो शटर ही तू भी डाउन करके चले जाना, 8 बजे तक रुकवाने लग गए। फिर कह रहे यार थोड़ा जल्दी आ जाना। करते 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 सेम सैलरी में इसका इतना काम बढ़ा दिया भैया, तो ये कह रहा भैया अब बहुत हो गया, आई हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, मुझे कहीं ना कहीं देखो लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अब बहुत हो चुका है। ड्रॉ लाइन का मतलब एक रेखा खींचनी पड़ेगी, बस इससे पार अब और नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। फिश आउट ऑफ वाटर, फ्री के नंबर है बिल्कुल। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अब फिश आउट ऑफ वाटर क्या मतलब है जी सीडीएम का? अ फिश आउट ऑफ वाटर, हाँ जी, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल फील करना। मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो क्या डांस थोड़ी करके दिखाएगी? हाँ डांस ही करके दिखाएगी अगर तड़प रही है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करना। ही डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स दैट वर लाइक मी, उसके कोई भी ऐसे दोस्त नहीं थे जो मेरे जैसे थे। वो हमेशा फिश आउट ऑफ वाटर फील करता था, मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। टू बी लाइट ईयर्स अवे क्या मतलब है जी इसका? टू बी लाइट ईयर्स अवे, टू बी लाइट ईयर्स अवे क्या मतलब है जी सीडीएम का? टू बी लाइट ईयर्स अवे, हाँ जी, बोलो बोलो। लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर, पहले तो ये बताओ किस चीज़ की डिस्टेंस, किस चीज़ की यूनिट है ये? लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? टाइम की कि डिस्टेंस की? लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट होती है, टाइम की या डिस्टेंस की? लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट होती है, टाइम की कि डिस्टेंस की? डिस्टेंस की, हाँ कि ना? लाइट ईयर का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करेगी। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज नॉन एज लाइट ईयर। कुछ आ रही है बात समझ में? तो बहुत ज़्यादा दूर होना, ह्यूमन बीइंग की रीच से बहुत ज़्यादा दूर होना। अगर कोई चीज़ अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ तो लाइट ईयर अवे है, कहने का मतलब ये चीज़ तो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, ये तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, या इसकी दूरी मुझसे बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ, कोई बहुत ज़्यादा दूर होना,
कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होना, डिस्टेंस में या टाइम में। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वैसे तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, लेकिन अपन इसको दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं। इट ऑल हैपेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये सब हुआ था भैया जब मैं कॉलेज में था। विच सीम्स लाइट ईयर्स अवे, ऐसा लगता है कि भैया बहुत पुरानी, बहुत पहले की बात है। मुझे लगता है इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। और ऑप्शन देखें, एन अनलाइकली इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जो हो ना सकती हो। एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन पास्ट और फ्यूचर। व्हेन समथिंग सीम्स लाइक इट अबाउट, नहीं बच्चे इसका ऑप्शन बी आना चाहिए था मेरे ख्याल। एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ, उस वे में शायद ये यूज़ करना चाह रहा है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, 76 को क्रॉस चेक कर लेना। अब इसने यहाँ पे डिस्टेंस वाला दे दिया और यहाँ पे टाइम वाला दे दिया, हालांकि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना भाई, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये दोनों सही लग रहे हैं। एसएससी ने, मुझे लगता है देखो इसने स्लाइड में अगर 4 डाला है तो एसएससी ने इसका मतलब 4 ही दिया होगा। एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना। ये वाला अभी मैं खोल के, अगर मैं अभी चेक करने लगूंगा तो फिर पूरा 10 मिनट उसी में लग जाएंगे। इस वाले का एक बार चेक कर लेना एसएससी ने क्या आंसर दिया, ठीक है। इसमें बताइए, ऑन द एज, ऑन द एज का मतलब क्या होता है? ऑन द एज का मतलब क्या होता है? ऑन द एज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ऑन द एज का मतलब क्या होता है? इफ यू आर ऑन द एज, एज पे होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्वस होना, रिलैक्स ना हो पाना। बहुत ज़्यादा नर्वस होना, रिलैक्स ना हो पाना। बहुत ज़्यादा नर्वस होना, रिलैक्स ना हो पाना। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? अब तुम्हारे पीछे मान लो चीता पड़ गया, शेर पड़ गया, कोई जानवर पड़ गया, पहाड़ी पे भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो और बिल्कुल किनारे पे आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में तुम सोचो रिलैक्स कर पाओगे? ऐसी सिचुएशन में तुम रिलैक्स कर पाओगे? एक तरफ चीता और दूसरी तरफ खाई, बिल्कुल एज पे आ गए हो तुम, भागते भागते, उसके आगे भागते भागते तुम बिल्कुल एज पे आ गए हो। क्या ऐसी सिचुएशन में रिलैक्स कर पाओगे क्या? तो इफ यू आर ऑन द एज यू आर वेरी नर्वस एंड वरीड। इफ यू आर ऑन द एज यू आर वेरी नर्वस एंड वरीड। शी सीम्ड अ बिट ऑन द एज द होल इवनिंग विच आई पुट डाउन टू वर्क स्ट्रेस। ऐसा वो भैया सारा दिन ऑन द एज लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस वरीड लग रही थी, मुझे लग रहा काम वाम का स्ट्रेस है शायद उसको। इसमें बताइए ज़रा। सर इनकी पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना प्लीज़। हाँ भाई टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, अभी क्लास खत्म करते ही डाल दूंगा, आ जाओ पढ़ लो। थोड़े से बच्चे, अब 4-5 बच्चे हैं बस। देखो जरा, स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? हाँ जी, स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने बात करी भैया, घुमा फिरा के बात मत कर, राउंड राउंड बातें मत कर, सीधी स्पष्ट स्क्वायर बात कर मेरे साथ। तो सीधी सीधी स्क्वायर बात कर मेरे साथ। तो कोई फेयर एग्रीमेंट, कोई फेयर एग्रीमेंट, कोई ऐसा ऑनेस्ट एग्रीमेंट जो सीधी सीधी बात हो। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ गैब, गैब का मतलब क्या होता है? बात करना, है ना। जिसको बात करने का गिफ्ट मिला हो, मतलब वो बातें ऐसी करता हो कि सामने वाले को लुभा लेता हो, सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता हो। परसुएसिवली टॉक करना, अपनी बातों से आकर्षित कर लेना, सामने वालों को अपनी बातों से लुभा लेना। गिफ्ट ऑफ गैब का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गिफ्ट ऑफ गैब से, गिफ्ट ऑफ गैब का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना। हे मैया अगले जन्म मोहे शशि थरूर ही कीजो। तो गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या है? टू द एबिलिटी टू स्पीक विद इलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। एबिलिटी होती है कि इलोक्वेंस से बात करना, फ्लुएंसी से बात करना, ऐसे बात करना कि आप सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर पाओ। नेक्स्ट पे आ जाइए। केशव सैनी का कहना है, सर क्या आपका कोर्स लेकर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना? बच्चे, केशव सैनी शायद आपको ये मेरी बातें अभी कड़वी लगेंगी, प्यार से सुनना। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इस प्रकार की नौटंकियां नहीं करते हैं यूट्यूब पे। सर आपका कोर्स लेकर मार्क्स आ जाएंगे ना? सर आपका कोर्स लेकर फ़ोन में पढ़ा रहने दूँ, मैं सारी रात सोऊंगा तो क्या मार्क्स आ जाएंगे? बच्चे मार्क्स आ जाएंगे, चाहे तू मेरा कोर्स ना ले तो भी, अगर पढ़ेगा तो। चाहे एक्स से पढ़ ले, चाहे वाई से पढ़ ले, चाहे जेड से पढ़ ले, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। टीचर खाली सिलेबस कंप्लीट करता है, आपको गाइड कर सकता है बस, ठीक है। अगर तुम मेरे से एफिडेविट पे साइन करवाना चाहते हो
कि कोर्स तब लूंगा पहले तो एफिडेविट पे साइन करके दे कि 200/200 आएंगे मेंस में, तो नमस्ते। ठीक है बच्चे, केशव आप जिस प्रकार के बच्चे हो मुझसे आप वैसे भी पढ़ नहीं पाओगे तो रहने ही दो, मेरा कोर्स बिल्कुल मत लेना। चलिए आ जाइए, केशव को तो मेल दे दिया मैंने कोर्स, सीधा घर पहुंचा दिया है। फील एट सी, फील एट सी क्या मतलब होता है इसका? फील एट सी का मतलब क्या होता है? शायद कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा यार, कुछ बच्चों को ऐसा लगता हो कि यार ये कितना गुस्सा होता है, कितना इरिटेट करता है। बच्चे मुझे ना, सही बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अगर आप वाकई में ही मतलब अपने आप को कैपेबल समझते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करता हूँ, मैं अपने कंधे पे स्टार डिजर्व करता हूँ, तो थोड़ा मोटा आईक्यू होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोटा आईक्यू होना चाहिए। जब मुझे लगता है कि बिल्कुल, तभी मैं गुस्सा होता हूँ। ठीक है, वरना पढ़े लिखने वाली अगर कोई बात करता है, पढ़े लिखे टाइम की अगर पढ़े लिखे टाइप की अगर बात करता है तो मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ। ठीक है, एक ऐसे बच्चे को कोर्स बेच देना जो सारा दिन, ऐसे बच्चे को कोर्स ना बेचना बहुत अच्छा है। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, हाँ मेरा बच्चा आप मेरा कोर्स ले लीजिए, हाँ उसमें सब कुछ बच्चा मैं आपको कवर कराऊंगा, ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वोकैब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आलसी की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे बच्चे जिसमें आपका क्लोज टेस्ट के अंदर आप देखिएगा 3-4 नंबर नहीं, आपके 8-9-10 नंबर आ रहे होंगे। आइए, फील एट सी का मतलब क्या होता है? फील एट सी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना, खो जाना, कंफ्यूज हो जाना, खो जाना। सीधा देखिए जरा, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। समुंदर में भैया नाव लेके चल दिए, समुंदर में नाव लेके चल दिए। ठीक है, उधर समुंदर उधर समुंदर, ना कोई मैग्नेटिक कंपस है, कुछ डायरेक्शन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्शन नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या हो जाओगे? लॉस्ट हो जाओगे, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे। और बच्चे देखो ये सब चीज़ें मत किया करो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पहले भी वो शायद अपनी क्लासेस में भी बात कर चुका हूँ, हर जगह बात कर चुका हूँ, अगर मैं थोड़ा ऐसे मजाक करता हूँ तो इसमें रानी मैम को बीच में क्यों ले आते हो यार? बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं वो, शायद कुछ चुनिंदा 2-4 ही टीचर है जिनकी मैं मतलब जिनको मैं रिस्पेक्ट के लायक मानता हूँ। इंग्लिश पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा 2-3 ही हैं जो वाकई में रिस्पेक्ट के लायक है, जिनमें से एक वो है। तो ये सब हरकतें मत किया करो, मैं थोड़ा मोटा मजाक करता हूँ, तुम्हें तो कंट्रोवर्सी चाहिए हर चीज़ में, नहीं मिलेगा यहाँ माल मसाला, नहीं करना है मुझे किसी की बुराई। अमन सर ने रानी मैडम के बारे में क्या बोल दिया, नहीं दूंगा ऐसी वीडियो तुम्हें, लाख जोर लगा लो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तारीफ ही करूंगा, नहीं करूंगा बुराई, लगा लो जोर। चलो, फील एट सी का मतलब क्या होता है? फील एट सी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज होना, कंप्लीटली कंफ्यूज होना। आई एम ऑल एट सी विद द न्यू रेगुलेशन। भैया मुझे तो ऐसे फील आ रहा है जैसे मैं समुंदर में फंस गया हूँ, मुझे तो इनमें से कोई ये जो नई रेगुलेशंस आई हैं, जीएसटी वीएसटी जो आया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये, इसमें बताइए जरा। ट्विडलिंग वंस थम्स, ट्विडलिंग वंस थंब क्या बोलते हैं जी इसको? ट्विडलिंग वंस थंब क्या बोलते हैं जी इसको? क्या मतलब है जी इसका? ट्विडलिंग वंस थंब क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, ट्विडलिंग वंस थंब क्या मतलब है? ट्विडल का मतलब पता क्या होता है? कई बार अपन बैठे होते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे बैठे होते हैं, ये अंगूठे को ऐसे ऐसे नहीं करते रहते ऐसे, ये दिस इज नॉन एज ट्विडल करना, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते रहना, दिस इज नॉन एज ट्विडल करना। अगर आप अपने अंगूठों को ऐसे ट्विडल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? बोर फील कर रहे हो, बैठे हो ऐसे, बस ऐसे किए जा रहे हो, बोर हो जाना। ट्विडल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोर हो जाना। फीलिंग बोर्ड और डू नथिंग यूजुअली वाइल यू आर वेटिंग फॉर समवन, खास करके बोर फील करना, खास करके जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो, उसके लिए ट्विडलिंग योर थंब ईडीएम यूज होता है। आई अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग सो आई वॉज ट्विडलिंग माई थंब फॉर हाफ एन आवर। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था मीटिंग के लिए, इसलिए बस ऐसे अंगूठों को ट्विडल कर रहा था लास्ट 1 घंटे से, आधे घंटे से। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू क्या मतलब है जी इसका? आउट ऑफ द ब्लू क्या मतलब है जी इसका? हाँ जी, आउट ऑफ द ब्लू क्या मतलब है जी इसका? बताइए ज़रा, आउट ऑफ द ब्लू क्या मतलब है जी इसका? बहुत आसान है, बहुत आसान है।
कोई ऐसी चीज़ जो एकदम अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, खास करके कोई नेगेटिव नेगेटिव चीज़। कैसे याद करोगे? अब जैसे क्या है, बिजली। आसमान क्या होता है? नीला होता है। आसमान क्या होता है? नीला होता है। अचानक से उसमें से ये बिजली गिर गई, तो आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू कलर की चीज में से आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आसमान से ये चीजें गिर गई, तो क्या है? आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, दोनों का मतलब क्या होता है? कोई अनएक्सपेक्टेड चीज, कोई सरप्राइज जो अचानक से हो जाए, खास करके कोई नेगेटिव चीज के लिए यूज किया जाता है। द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जो रेजिग्नेशन दिया चेयरमैन ने, वो एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फील हुआ, किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है, अचानक से ऐसा हो गया। चलिए इसमें बताइए जरा। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, हाँ जी, टू फाइट टूथ एंड नेल क्या मतलब है जी इसका? टू फाइट टूथ एंड नेल क्या मतलब है जी इसका? अपनी पूरी जान लगा के लड़ना, अपनी पूरी जान लगा के लड़ना। कहने का मतलब जब तक तलवार थी हाथ में तब तक तलवार से लड़ रहे हैं, चाकू था तब तक चाकू से लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं बचा तो अपने भैया दांत और नाखूनों से ही लड़ने लग गए। मतलब जब तक जान है पूरा लड़ रहे हैं, अपनी बिल्कुल एंड लिमिट तक लड़ रहे हैं। अब ये सब बच्चों ने मुझे लगता है देखा होगा कि माइक टाइसन और ये हॉलीफील्ड की एक फाइट हुई थी जिसमें माइक टाइसन हारने लग गए थे, ठीक है, आंख उनकी पूरी ऐसे सूज गई थी, तो इन्होंने इनका कान काट लिया था। माइक टाइसन ने इनका कान काट लिया था। कहने का मतलब जब मुक्कों से बस में नहीं आ रहा तो दांतों से लड़ना शुरू कर दिया, माइक टाइसन ने इसका कान काट लिया। तो यहां से आप इसका ओरिजिन याद कर सकते हो भैया कि दांतों और नाखूनों से लड़ना शुरू कर देना। जब और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रहा सामने वाला तो दांतों और नाखूनों से लड़ना शुरू कर देना, यानी अपनी मैक्सिमम हद तक लड़ना शुरू कर देना। इसके देखिए जरा। वी फॉट टूथ एंड नेल टू गेट द रूट ऑफ द न्यू रूट चेंज। हमने हमने जो नया रोड का जो रूट था इसको चेंज कराने के लिए टूथ एंड नेल फाइट किया। मतलब हो सकता है वहां से कोई आदिवासी की लैंड उसके अंदर आ रही हो रोड के अंदर, या कोई जानवरों के एरिया की लैंड उसके अंदर आ रही हो, तो हमने कोर्ट केस वगैरह करके उसके लिए पूरा ये किया, बेसिकली टूथ एंड नेल से फाइट किया। टू फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? टू फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? टू फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, टू फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? टू फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? किसी बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना। जैसे अपन कहते हैं ना आग में घी डालना, आग में घी डालना, वैसे ही आग को हवा देना। दो लोगों के बीच में पहली आग लगी हुई, उसको हवा दे के और सुलगा रहे हैं, और ज़्यादा उसको सुलगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? किसी बुरी सिचुएशन को और बुरा बनाना। जैसे अपने आग में घी डालना चलता है, उनके होता है आग में हवा देना। अक्सर आपने मक्की भूनने वालों को देखा होगा, नीचे कोयला जल रहा होता है, वो अक्सर उसको ऐसे पंखी से ऐसे हवा दे रहे होते हैं, कोयले को और ज़्यादा सुलगा रहे होते हैं। तो एट द टाइम शी डाउटेड हिम ऑफ चीटिंग ऑन हर, seeing him with another girl only added fuel to flames। add fuel to flames और fan to flames बात एक ही है। जब उसको शक हो ही रहा था कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, अचानक उसने उसको किसी और लड़की के साथ देखना, उसने आग में घी डाल दिया। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि सेशन के अंदर मज़ा आया होगा। इसके साथ अपने 2021 में आए हुए सारे इडियम्स खत्म हो गए। पहले अपन ने पिछली क्लास में कवर किए थे 45, बाकी आज आपके कवर कर दिए। पिछली वीडियो का लिंक भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, पिछले अगर किसी ने नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अब ये कुछ आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह, फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह इनके बारे में बता रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है सुन सकते हैं। एक ही भाई नवंबर 6 को मेगा टेस्ट सीरीज़ है, नवंबर 6 को मेगा टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर ये लैपटॉप, फ़ोन, ईयरफोन और इस टाइप के गिफ्ट कार्ड वगैरह हैं। ऐसा टेस्ट 1-2 महीने में एक ही बार आपको देखने को मिलता है। तो 6 नवंबर को ये है, तो इसको देख लीजिएगा 10 बजे, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको दिख जाएगा, AVS10 मेरा कोड है, कोई कोड वोड मांगे तो उससे आप एनरोल कर सकते हैं इसको। ठीक, एक एक कम्पीट नाम से भी लॉन्च हुआ है, इसमें आप एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट वाइट मतलब गेम की तरह से क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम है। पहले आप चूज़ कर लो कि आपको तैयारी कौन से एग्ज़ाम की करनी है। CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, MTS, रेलवे, सब कुछ SSC के अंदर में ही है ना। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपने फीस पे कर दी SSC कैटेगरी की, तो चाहे आप एग्ज़ाम चेंज कर रहे हो, CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, MTS, रेलवे, सारे कोर्सेज इसी के अंदर है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश मुझसे पढ़ रहे हो, रानी मैम से पढ़ रहे हो,
और किसी भी टीचर से अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको दोबारा दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको जिस टीचर का जो अच्छा लगता है, अरिथमेटिक एक से अच्छा लगता है, एडवांस एक से अच्छा लगता है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल फीस एक साल की फीस 7,000 के आसपास रहती है कोड बोर्ड लगाने के बाद, यानी 550 रुपीज़ पर मंथ के आसपास। इतनी फीस में बच्चे अपनी बगल वाली दीदी से अपने छोटे भाई बहन को A to Z और 1 to 10 नहीं याद करवा पाओगे, जितनी फीस में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी से एजुकेटर छांटिए, टाइमिंग छांटिए, लाइव देखना है, रिकॉर्डेड देखना है, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर है। अगर मैं मेरे बैचेस की बात करूं तो 3 टाइप के बैचेस चलते हैं, ग्रामर बैच, वोकैब बैच और प्रैक्टिस बैच। ठीक है जी। ग्रामर का जो बैच होता है 26 तारीख को चालू हुआ था, 26 सितंबर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, 4 से 6 इसका टाइमिंग है, 2 महीने चलता है। वोकैब की बात करूँ तो 4 मेरे वोकैब के बैचेज हैं, फोटो से नेमोनिक से आपको वोकैब पढ़ा रखी, क्लास के अंदर ही याद हो जाएगी। प्रैक्टिस की अगर बात करूँ तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच भी है, मिसलिनियस भी है। इसके बाद आपके RC पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट के अलग से प्रैक्टिस बैच है, मॉक प्रैक्टिस सेट भी है। टोटल 5 से 6 महीने का कोर्स है। साथ में वादा है AVS 10 कि लाइफ में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से मेरे बैचेस को करते हैं तो साथ में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश के लिए कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है जी। AVS 10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। बढ़िया लगा तो अपना वो लाइक कमेंट शेयर वगैरह अपना देख लेना, अच्छा लगा तो, नहीं ठीक लगा छोड़ दो, ठीक है, डिसलाइक कर दो। बढ़िया लगा है कि हाँ भैया मेहनत डिजर्व करती है लाइक कमेंट शेयर, तो कर दिया करो। ठीक है, गुड नाइट भाई।